शिव अपनी चेयर से उठा और बोला, आई थिंक अब बातें बहुत हो गई, नाउ लेट्स डू सम वर्क। आज यहाँ हुई वोटिंग से मुझे ये तो समझ आ चुका है कि यहाँ कितने लोग मेरे वफादार हैं और कितने गद्दार। उसके इतना कहते ही बोर्ड के मेंबर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शिव अपनी चेयर से उठा और नकुल से बोला, नकुल अब मैंने अपनी आस्तीन में सांप पालने बंद कर दिए, इसलिए पता करो कि वो कौन 11 लोग हैं जिन्होंने शक्ति को इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए वोट दिए थे, और उन सबको आज ही टर्मिनेट कर दो। यस सर, नकुल फट से बोला। बोर्ड के वो सारे मेंबर्स जिन्होंने शक्ति को वोट दिए थे, उन सब ने परेशान होकर अपने सिर झुका लिए। तभी बोर्ड का एक मेंबर उठकर खड़ा हुआ और बोला, पर सर, हमने शक्ति सर को किसी गलत इरादे से वोट नहीं दिया था। इस कंपनी की भलाई के लिए हमने उन्हें वोट दिया था। हम बस ये चाहते थे कि ये कुर्सी किसी बाहर वाले के पास ना जाए और इस पर आपके ही परिवार का कोई सदस्य बैठे। शिव ने अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखा और अपने चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट लिए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर त्रिपाठी, जो आपने मेरी कंपनी और मेरे परिवार का भला सोचा। पर शक्ति साहब की मार्केट में क्या इमेज है, इसका नमूना आप उसके एमडी बनने की न्यूज आउट होने के बाद अच्छे से जान चुके होंगे। इस खबर के बाहर आते ही हमारी कंपनी के शेयर्स ताश के पत्तों की तरह मार्केट में गिरने शुरू हो गए थे। तो अगर ऐसे में शक्ति इस कुर्सी पर बैठ जाता तो मेरी कंपनी पर 24 घंटों में ताला लग जाता। ये सब जानकर भी आपने उसे वोट दिया, इसलिए ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप सब शक्ति को एमडी बनाकर इस कंपनी का क्या भला करना चाह रहे थे। मिस्टर त्रिपाठी के पास शिव की इस बात का कोई जवाब नहीं था, पर शिव फिर से बोला, और एक सबसे जरूरी बात, आपने उसे वोट कंपनी की भलाई के लिए दिया था या फिर आप बिक चुके थे, ये आपको आपके टर्मिनेशन लेटर के साथ बता दिया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। मिस्टर त्रिपाठी अधिराज की ओर देखने लगे, पर उन्होंने भी अपना मुंह फेर लिया। तो मिस्टर त्रिपाठी गुस्से में वहां से जाने लगे। रुकिए मिस्टर त्रिपाठी, तभी शिव उन्हें रोकते हुए बोला। उनके कदम रुक गए और उन्होंने पलटकर शिव की ओर देखा। शिव उनकी कुर्सी की ओर देखकर बोला, बैठ जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके इतना कहते ही सब उसे हैरानी से देखने लगे। तभी शिव फिर से बोला, क्योंकि इतने लोगों के बीच आपने खुद खड़े होकर सबको बता दिया कि आपने शक्ति को वोट दिया है। मुझे आपकी ये दिलेरी बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आपको एक मौका और देता हूँ इस कंपनी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने का, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि आपने सालों मेरे पापा के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। बैठ जाए। उसकी बातें सुनकर मिस्टर त्रिपाठी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो फिर से अपनी चेयर पर बैठ गए। उनके बैठते ही शिव नकुल से बोला, नकुल, बोर्ड के बाकी मेंबर्स को पूरी इज्जत के साथ इस कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाओ और ये न्यूज़ मार्केट में आउट कर दो कि शिव कपूर लौट आया है। और वैसे भी अब हमें इनके जैसे दोगले लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लौटने की खबर हमारी कंपनी के दरवाजे पर इन्वेस्टरों की लाइन लगा देगी। फिर इनका यहाँ क्या काम, बाहर का रास्ता दिखाओ इन्हें। ओके बॉस, नकुल ने इतना कहकर बोर्ड मेंबर की ओर देखा और बोला, वैसे तो मैं और सर दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप में से किस किस ने शक्ति सर को वोट दिया है, पर फिर भी मैं ये चाहूंगा कि त्रिपाठी जी की तरह आप ही ईमानदारी दिखाए और खुद उठकर यहाँ से चले जाए, वरना मैं तो हूँ ही आप सबको यहाँ से रफा दफा करने के लिए। उसके इतना कहते ही एक एक करके वो सारे लोग उठकर जाने लगे जिन्होंने शक्ति का साथ दिया था। सबके जाते ही शिव नकुल की ओर देखकर बोला, नकुल, जरा मेरी सोकोल्ड सेक्रेटरी साहिबा को बुलाकर लाओ, मुझे उससे भी कुछ बात करनी है। अभी बुलवाता हूँ सर। इतना कहकर नकुल तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही शिव अपनी दादी के पास आया और उनके पैरों के पास आकर बैठा। दादी, आई प्रॉमिस, मैं हमारी कंपनी को बहुत जल्द फिर से उसी मुकाम पर ले आऊंगा जहां वो पहले हुआ करती थी। आपको अपने शिव पर भरोसा है ना? तुलसी ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और रोते हुए बोली, मुझे अपने शिव पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मेरा शिव सब कुछ ठीक कर देगा। अब ना हमारी कंपनी पर ताला लगेगा और न ही हमारा घर बिकेगा, क्योंकि मेरा शिव लौट आया है। पर बेटा, तूने लौटने में बहुत देर कर दी है। तेरी मौत का सदमा हमारी रति को निगल गया है। इतना कहते हुए उनका रोना और बढ़ गया। शिव ने अपनी दादी को अपने गले लगा लिया। तभी उसकी दादी ने पूछा, शिव बेटा, तू इतनी गहरी नदी में इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वापस कैसे आया और इतनी देर क्यों लगा दी तूने? तैरकर आने में वक्त लग गया क्या? शिव ये सुनकर मुस्कुरा दिया। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा दादी, फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम निपटा लेने दीजिए।
तुलसी ने उसे फिर से अपने गले से लगा लिया। इधर नेहा अपनी डेस्क पर परेशान बैठी थी, पर सारा स्टाफ शिव के लौटने की खबर से बहुत खुश था। तभी नकुल उसके पास आया। उसने नेहा की डेस्क पर बहुत जोर से अपना हाथ रखा, जिसकी आवाज से वो चौंक गई। उसे ऐसे डरे हुए देखकर नकुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नेहा, तुम्हें शिव सर कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं। नेहा घबराकर तुरंत उठ खड़ी हुई। उसे ऐसे देखकर नकुल की मुस्कुराहट और बढ़ गई। जल्दी आ जाओ। वो क्या है ना, शिव सर ने उन सभी लोगों को इस कंपनी से निकाल दिया है जिन्होंने उनके जाने के बाद शक्ति साहब का साथ दिया था। उसके इतना कहते ही नेहा की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी नकुल फिर से बोला, वो ओमी क्या कहता है तुम्हें? हाँ नेहा बेबी, जल्दी आ जाओ, शायद आज तुम्हारा भी इस ऑफिस में आखिरी दिन हो। इतना कहकर उसने उसे घूरा और वहां से चला गया। उसके जाते ही नेहा धम से अपनी डेस्क पर बैठ गई और मन ही मन बोली, ओह गॉड, कहीं मेरा ये खेल मुझ पर ही ना पलट जाए। इस वक्त मुझे कुछ भी करके अपनी नौकरी बचानी होगी और उसके लिए मुझे शक्ति का काला चिट्ठा शिव के सामने खोलकर उसका विश्वास जीतना होगा। और वैसे भी रति तो मर चुकी है, तो उस हिसाब से शिव एक बार फिर बैचलर हो गया है और मुझे उसकी दूसरी बीवी बनने में कोई एतराज नहीं है। नेहा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ने लगी। वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची तो शिव जैसे उसके ही आने का इंतजार कर रहा था। सर, आपको सही सलामत देखकर मैं बहुत खुश हूँ, नेहा ने इतना कहा ही था कि तभी शिव उसे बीच में टोकते हुए बोला, थैंक्स नेहा, मेरे लौटने से कौन कितना खुश था ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख चुका हूँ, इसलिए अब ये मिलना मिलाना बहुत हुआ। अब कुछ काम कर लिया जाए। कल सुबह अपने कैबिन में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे इस कंपनी का पिछले 3 महीने का लेखा जोखा चाहिए। इतना कहकर शिव ने अपनी घड़ी की ओर देखा और बोला, अभी घड़ी में रात के 8 बजे है और मुझे ठीक 10 बजे सारी फाइल्स मेरे घर पर चाहिए। इस डेट क्लियर? ओके सर, सारी फाइल्स आपके घर ठीक 10 बजे पहुंच जाएगी, नेहा मुस्कुराते हुए बोली। गुड, अब तुम जा सकती हो, नेहा ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही नकुल शिव के पास आकर बोला, बॉस, मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले इस नेहा को उठाकर यहाँ से बाहर फिकवाना चाहिए। ये वो नेवला है जो सांप को भी निगल जाए। बहुत अच्छे से जानता हूँ नकुल, इसलिए ही तो मैंने नेहा को इस ऑफिस से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाए। बस इसलिए नेहा का इस ऑफिस में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज से तुम्हारा इस ऑफिस में एक काम और बढ़ गया है, नेहा पर नजर रखना। नकुल मुस्कुरा दिया, यू डोंट वरी सर, नेहा पर आज से मेरी पेनी नजर रहेगी। शिव मुस्कुराते हुए बोला, कल सुबह कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी की एक नई शुरुआत होगी, पर उससे पहले मुझे मेरी माँ को सही सलामत अपने साथ घर लाना है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। नकुल ने सिर हिला दिया। शिव ने अपने पापा की ओर देखा। पापा घर चले? अधिराज मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए और शिव के साथ आगे बढ़ने लगे, पर ओमी अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा शिव को ही देख रहा था। ओमी को ऐसे बैठा देख शिव के कदम रुक गए। वो उसके पास आया और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। ओमी ने पहले शिव के हाथ की ओर देखा और फिर उसकी ओर देखने लगा। ये तुम्हारे शिव भैया का ही हाथ है ओमी, ठीक वैसे ही तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा हूँ, जैसे तब बढ़ाया करता था जब बचपन में तुम गिरा करते थे। शिव के इतना कहते ही ओमी ने फिर से उसके हाथ की ओर देखा तो शिव ने उसे हाथ थामने का इशारा किया। ओमी ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिव का हाथ थाम लिया, पर उसका हाथ थामते ही ओमी के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू आ गए और वो उठकर शिव के गले लग गया। शिव ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसके भी आंसू झलक आए। तभी ओमी रोते हुए बोला, भैया आप आ गए हैं तो भाभी को भी साथ ले आते, उन्हें कहाँ छोड़ आए। उसके इतना पूछते ही तुलसी और अधिराज के भी आंसू झलक आए। शिव ने खुद को संभाला और बोला, महाकाल पर पूरा भरोसा है मुझे ओमी, अगर उनकी मर्जी रही तो रति भी लौट आएगी, पर फिलहाल हम चलकर माँ को घर वापस ले आएं, क्योंकि उन्हें भी शिव का उतना ही इंतजार है जितना कि रति को होगा। चले। ओमी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। तभी शिव की नजर एक तरफ खड़ी गौरी पर पड़ी, जो खामोश खड़ी ना जाने क्या सोच रही थी। गौरी चले? शिव ने पूछा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर गौरी चौंक गई। शिव ने उससे चलने का इशारा किया तो गौरी ने मुस्कुराने की कोशिश की और तेजी से सबके पीछे चल दी, पर दरवाजे पर पहुंचकर शिव के कदम रुक गए
और वो नकुल से बोला, नकुल मेरा तुम्हें एक काम और करना है, मुझे। डोंट वरी सर, आपका काम हो जाएगा। तभी नकुल उसे बीच में टोकते हुए बोला। शिव मुस्कुरा दिया। उसने आगे बढ़कर नकुल को अपने गले लगाया और बोला, मैंने तुम्हें कभी हमारे मुंशी जी के बेटे के रूप में नहीं नकुल, बल्कि ओमी की तरह अपने भाई के रूप में ही देखा है। और तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरे परिवार के साथ खड़े होकर ये साबित भी कर दिया कि ओमी अगर मेरा एक हाथ है तो तुम मेरा दूसरा हाथ हो। थैंक यू नकुल, थैंक यू सो मच। नकुल की आंखें भी झलक आई। वो शिव की ओर देखकर बोला, आपके लिए तो नकुल की जान भी हाजिर है सर, क्योंकि ये जिंदगी आपकी दी हुई ही तो है। आपके एक इशारे पर नकुल अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। शिव फिर से मुस्कुरा दिया, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है नकुल, इसलिए आज के बाद दोबारा ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। मैं मौत के मुंह से लौटकर आया हूँ, इसलिए कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे दुश्मन को भी कभी वो सब देखना पड़े। और तुम्हें तो मैं अपना भाई मानता हूँ। अब ये इमोशनल बातें बहुत हुई। ऑफिस बंद होते ही कपूर मेंशन पहुंचो, समझे? नकुल ने सिर हिला दिया तो शिव वहां से चला गया। उसके जाते ही नकुल भी मुस्कुरा दिया, पर तभी उसके भी आंसू झलक आए। उसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और ऊपर सीलिंग की ओर देखकर बोला, आज मुझे भी इस बात का यकीन हो गया है महादेव कि आप सच में हो, और देर से सही पर सबकी सुनते हो। आज आपने खुद आकर इस कंपनी को बर्बाद होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। अब मैं बहुत जल्द आपके दरबार में हाजिरी लगाने आऊंगा महाकाल बाबा, ताकि आपका हाथ मुझ पर भी हमेशा बना रहे। पर उससे पहले मुझे शिव सर के लौट आने की खुशखबरी किसी को देनी है, जिसे उनके लौटने की उतनी ही खुशी होगी जितनी कि मुझे है। रानी को। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चला गया। दूसरी ओर हॉस्पिटल पहुंचते ही शिव अपनी गाड़ी से बाहर आया और हॉस्पिटल के अंदर दौड़ पड़ा। अधिराज उसे देखकर मुस्कुरा दिए, पर फिर अचानक वो कुछ सोचने लगे और फिर अरुण से बोले, इसका मतलब किरण ने आज सुबह शिव को ही देखा था। तभी उसे होश आया है, वो सबसे पहले अपनी माँ से ही मिलने आया था। ये सुनकर अरुण मुस्कुरा दिए, हाँ अधिराज, शिव इंदौर आते ही सबसे पहले अपनी माँ से ही मिलने गया था, पर उस वक्त मैंने उसे किसी के सामने नहीं आने दिया, क्योंकि ऐसा करने से उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाता और शक्ति उस कुर्सी पर बैठने के लिए कोई ना कोई नया गेम खेलने में कामयाब हो जाता। अधिराज ने मुस्कुराने की कोशिश की और मन ही मन बोले, शिव को तो आपने मुझे सही सलामत लौटा दिया भगवान, अब बस मेरे शक्ति को भी मुझे लौटा दीजिए, उसे पहले वाला शक्ति बना दीजिए। इधर शिव दौड़ता हुआ अपनी माँ के रूम में आया तो उसकी माँ आंखें बंद किए सो रही थी। शिव उनके पास आकर बैठा और उसने अपनी माँ की हथेली थामकर उन्हें पुकारा, माँ। उसकी आवाज सुनकर किरण ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। शिव को अपनी आंखों के सामने देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बहुत प्यार से शिव के चेहरे को छुआ तो शिव ने अपने गाल पर रखी उनकी हथेली पकड़ ली। उसके हथेली पकड़ते ही किरण की आंखें खुली रह गई। शिव तू सच में लौट आया है, मेरा शिव लौट आया है। हाँ माँ, शिव उनकी हथेली चूमकर बोला। तभी उसके परिवार के बाकी लोग भी वहां आ गए। शिव के हथेली चूमते ही किरण उठने की कोशिश करने लगी। शिव ने उन्हें सहारा देकर उठाया तो किरण ने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा और बोली, मुझे पता था कि मेरा शिव एक दिन लौटकर जरूर आएगा, भोलेनाथ उसे कुछ नहीं होने देंगे। इतना कहकर उसने उसे अपने गले से लगा लिया। शिव भी रोने लगा, मेरी माँ मेरी राह देख रही थी तो मैं कैसे वापस नहीं लौटता। ये सुनकर किरण मुस्कुरा दी। तभी उसे रति का ख्याल आया। वो इधर उधर देखकर बोली, शिव रति कहाँ है, उसे भी साथ लाया है ना? रति का नाम सुनकर शिव परेशान हो गया। बाकी सब भी एक दूसरे का मुंह तकने लगे। शिव ने खुद को संभाला और बोला, हाँ माँ, उससे भी साथ लाया हूँ, वो ठीक है, रति भी जिंदा है। ये जानकर किरण की खुशी की ठिकाना ही नहीं रहा। वो उठने की कोशिश करते हुए बोली, कहाँ है वो, मुझे ले चल उसके पास। ले चलूंगा माँ, जरूर ले चलूंगा, पर पहले आप ठीक हो जाए। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है, शिव उन्हें संभालते हुए बोला। पर किरण फिर से उठते हुए बोली, नहीं शिव, मुझे अभी उसके पास लेकर चल, मुझे उससे माफी मांगनी है। तुझे नहीं पता बेटा, तेरे जाने के बाद मैंने उसके साथ कैसा सलूक किया था। मैंने उसे तेरे साथ हुए हादसे के लिए दोषी ठहराया था, यहाँ तक कि उसे धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया था। वो बेचारी तेज बारिश में सारी रात घर के बाहर बैठी रही थी, पर फिर भी मैंने किसी को घर का दरवाजा खोलने नहीं दिया था।
जबकि वो मुझसे बार बार यही कह रही थी कि तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू लौटकर जरूर आएगा। पर मैंने उसकी नहीं सुनी, उस पर हाथ भी उठाया मैंने। पर इतना कुछ होने के बाद भी उस बच्ची ने मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं रोज उसके हाथों से लाया खाना फेंकती थी, पर फिर भी वो हर रोज मेरे लिए खाना लेकर आया करती थी। वो खुद तेरे जाने के गम में सांसें ले रही थी, पर फिर भी मैंने उसका दर्द समझने की बजाय उसके दर्द को और बढ़ा दिया। उस रात भी अगर मैंने उसे घर से जाने को नहीं कहा होता तो शायद वो आत्महत्या जैसा पाप कभी नहीं करती। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मेरे घर की बहू ने। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। शिव ने उन्हें अपने सीने से लगाया और बोला, कुछ नहीं हुआ है उसे माँ, वो ठीक है। घर पर है ना, वो मुझसे नाराज है इसलिए यहाँ नहीं आई। तू मुझे उसके पास ले चल, जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेती मुझे सुकून नहीं आएगा। चल मुझे ले चल उसके पास, चल। इतना कहकर किरण फिर से उठने की कोशिश करने लगी, पर तभी उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। शिव ने उन्हें बेहोश देखा तो जोर से चीखा, माँ माँ। डॉक्टर। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर अशोक तुरंत वहां आ गए और किरण की ओर देखकर बोले, अधिराज कहा था मैंने कि सबको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सबको देखकर किरण भाभी पैनिक हो जाती है, प्लीज सब लोग बाहर जाओ, मुझे इनका चेकअप करना है। पर तभी अचानक उनकी नजर शिव पर पड़ी। उसे देखकर वो भी हैरान रह गए। शिव ने रोते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो अशोक ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। वो उसे अपनी बाहों में जकड़कर बोले, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा शिव कि तुम जिंदा हो और मेरी आंखों के सामने हो। शिव ने उनकी ओर देखा और बोला, मैं ही हूँ अंकल, बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज माँ को देखिए ना, बेहोश हो गई है। हाँ तुम सब बाहर जाओ, मैं देखता हूँ, जाओ। अशोक के इतना कहते ही सब लोग रूम से बाहर आ गए। ओमी ने अपनी दादी को वही एक बेंच पर बैठाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें रोते देख शिव तुरंत उनके पास आया। दादी अब आप क्यों रो रही हो, माँ ठीक हो जाएगी, सिर्फ बेहोश हुई है वो। तुलसी शिव के गाल को छू कर बोली, किरण ठीक कह रही थी शिव, तेरे जाने के बाद किरण और पायल ने रति के साथ बहुत बुरा सलूक किया था और मैंने इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने की बजाय उससे मुंह फेर लिया था। काश कि मैंने उस बच्ची का साथ दिया होता तो आज वो यूं हमें छोड़कर नहीं जाती। काश कि भगवान हमारी रति को भी हमें वापस लौटा दे। अगर मैं जिंदा हूँ दादी तो रति को कैसे कुछ हो सकता है। वो भी। शिव ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी उसकी नजर वहीं खड़ी गौरी पर पड़ी। उसने खुद को संभाला और अपनी दादी के आंसू पोंछकर बोला, दादी रति कहीं नहीं गई है, वो आज भी आपके शिव के दिल में जिंदा है और हमेशा रहेगी। तभी अरुण बोले, हाँ माँ, रति शिव के दिल में जिंदा रहेगी, पर अब गौरी उसकी जिंदगी का हिस्सा होगी। उनके इतना कहते ही शिव का सारा परिवार अरुण को हैरानी से देखने लगा, पर ओमी सिर्फ शिव को ही देख रहा था। अधिराज शिव से कुछ पूछने ही जा रहे थे कि तभी अरुण फिर से बोले, माँ, रति के शिव की जिंदगी में आने से पहले हम सब ने सिर्फ एक ही सपना देखा था, शिव और गौरी की शादी का सपना। पर रति के आने के बाद शिव ने उसका हाथ थाम लिया और मेरी बच्ची का दिल टूट गया। पर भगवान से शायद उसके साथ हुई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने रति को अपने पास बुला लिया और शिव को गौरी के लिए लौटा दिया। इसलिए अब मैं इंतजार नहीं करना चाहता। शिव गौरी से शादी करने के लिए मान गया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है शिव के लौटने और कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का एमडी बनने की खुशी में मैं कल एक ग्रैंड पार्टी थ्रो कर रहा हूँ और उसी पार्टी में शिव और गौरी की मंगनी होगी और 15 दिन बाद आप सब शिव की बारात लेकर मेरे घर आओगे। अधिराज और गोपाल ये सब सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर फिर गोपाल बोले, पर अरुण भाई साहब, गौरी की शादी एक शादीशुदा लड़के से करवाने पर लोग आपसे सवाल करेंगे, गौरी पर उंगली उठाएंगे। पर तभी पायल भी बोली, हाँ अरुण भाई साहब, लोग कहेंगे कि गौरी में जरूर कोई कमी होगी जो आप उसे शिव की दूसरी पत्नी बना रहे हैं। और फिर अभी तक रति की लाश किसी को नहीं मिली है। कल अगर शिव और गौरी की शादी के बाद रति आकर शिव के सामने खड़ी हो गई तो हम क्या कहेंगे उससे? रति मर चुकी है और यही सच है, क्योंकि उसकी लाश भले न मिली हो, पर हम सब जानते हैं कि इतनी भयानक बारिश में उस उफनती नदी में आज तक जो भी गिरा है कभी नहीं बच पाया है। पता नहीं शिव कैसे बच गया, या फिर मैं ये कहूँ कि शिव महाकाल का भक्त है, इसलिए वो इसे काल के मुंह से भी खींच लाए। पर रति के साथ भी ऐसा हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है। हर साल उस नदी में ना जाने कितने लोग गिरते हैं, पर बचता एक भी नहीं है।
अरुण की बातें सुनकर ओमी गुस्से में उठकर खड़ा हुआ और बोला, प्लीज अंकल बंद कीजिए आपकी ये बकवास। हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिव भैया और गौरी की शादी होते देखना आपका बरसों पुराना सपना है। इसलिए उस सपने को पूरा करने के लिए आपको मेरे भाई की उम्मीदों को तोड़ने का कोई हक नहीं है। ओमी की बातें सुनकर अरुण ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली, पर अपना गुस्सा सबके सामने जाहिर नहीं होने दिया और बोले, मैं तुम्हारे भाई से कुछ नहीं छीन रहा हूँ ओमी, क्योंकि अगर मुझे उससे कुछ छीनना ही होता तो मैं उसे अपने हिस्से के शेयर्स कभी नहीं देता। कल सिर्फ सगाई होगी, शादी नहीं, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ अपनी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। मैंने उसका हक शिव को दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने बचपन के दोस्त को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक बार फिर मैं अपने दोस्त के लिए अपनी बच्ची का दिल तोड़ दूं, उसका भविष्य खतरे में डाल दूं। अगर अपनी बेटी के बारे में सोचना खुदगर्जी है तो मैं खुदगर्ज हूँ। शिव इस सगाई के लिए मान चुका है और इस शादी के लिए भी। कल शिव और गौरी की सगाई है और ये सगाई अब नहीं रुकेगी। अरुण की ऐसी बातें सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।